हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश याग है और आप देख रहे हैं सितारा क्लासेस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन कवर करेंगे और आपने आज तक क्या पढ़ा है उस पर आप सोचने पे मजबूर जरूर होंगे। तो दोस्तों कंटिन्यू क्लास में बने रहना और अपन देखते हैं आज अपन पढ़ेंगे वो है संविधान के बारे में। संविधान की भारत में जो संविधान बना उसकी जरूरत क्यों पड़ी और जो संविधान है उसको कब बनाया गया और संविधान का महत्व क्या है और संविधान होता क्या है, वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले संविधान होता क्या है, संविधान कैसे कैसे हैं, तो देखना नियमों को ही संविधान कहते हैं। आप आराम से परिभाषा को कवर कर सकते हैं कि नियमों को ही क्या कहते हैं, संविधान। अगर आप संक्षिप्त में बताना चाहें तो नियमों को ही संविधान कहते हैं। संविधान हर जगह होता है, राज्य में होता है, देश में होता है, वर्ल्ड में होता है और एक छोटे स्टेट में, तो हर जगह संविधान अपन बोल सकते हैं। नियमों को ही संविधान कहते हैं। हो सकता है किसी देश का संविधान है वो लिखा हो, किसी देश का संविधान ना लिखा हो, मतलब अलिखित हो सकता है। तो लिखित या अलिखित, ध्यान से सुनना परिभाषा को। अगर सटीक परिभाषा पूछता है तो कैसे बताएंगे, लिखित या अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह, लिखित या अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, संविधान बोलते हैं। लिखित या अलिखित नियमों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों संविधान कितने प्रकार का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, संविधान कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों संविधान को दो भागों में बांटते हैं अपन। संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों लिखित संविधान, जिस देश में संविधान लिखा गया हो उसे क्या बोलते हैं, लिखित संविधान। और एक होता है अलिखित संविधान, जहां मौखिक नियम कानून हो उसे क्या बोलते हैं, अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान का अगर अपन उदाहरण देखें किसी देश का, तो लिखित संविधान कौन सा होता है, अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है उसे क्या बोलते हैं, या वो संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। कैसा है, लिखित। और इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान दोस्तों कैसा है, अलिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। तो भारत का संविधान किस कैटेगरी में आएगा, भारत का संविधान लिखित में आएगा या भारत का संविधान अलिखित में आएगा, उसकी अपन बात करते हैं। तो भारत का संविधान दोस्तों आता है लिखित संविधान में। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे मैं बताऊंगा क्यों है ऐसा, उसको ध्यान से सुनना। भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा। और अमेरिका का संविधान लिखित जरूर है लेकिन छोटा है, सबसे पुराना जरूर है लिखित होगा लेकिन सब क्या है, छोटा संविधान है। उसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं, कुल 7 ही अनुच्छेद हैं। कुल कितने, 7 ही अनुच्छेद हैं। लेकिन इंग्लैंड का संविधान, सबसे पुराना संविधान कौन सा है, इंग्लैंड का संविधान है। कहाँ का है, ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का है, सबसे पुराना है। लेकिन वो कैसे है, मौखिक है, अलिखित संविधान है, मौखिक है, अलिखित है। अब दोस्तों हुआ क्या था, आपको पता है सन 1947 से पहले भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था। सन 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का अधिकार था। तो अंग्रेजों ने भारतीय जनता को दबा के रखा हुआ था, उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन जब भारतीय समय समय पर इंग्लैंड जाने का अवसर मिलता था, जब भारतीयों को इंग्लैंड जाने का अवसर मिलता था, ब्रिटेन जाने का अवसर मिलता था, तो वो वहाँ जाके क्या देखते थे, वो वहाँ जाके देखते थे कि वहाँ की जो जनता है उनको तो अधिकार प्राप्त है, वो अपनी बातें स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रख सकते हैं, उनको इतना अधिकार दिया गया है। लेकिन भारतीयों के पास तो ऐसा अधिकार नहीं है। तो भारतीयों ने भी क्या किया, समय समय पे अपनी मांग उठानी शुरू कर दी कि हमें भी क्या चाहिए, एक संविधान चाहिए जिसमें हम भी उस संविधान के में जो नियम कानून होंगे उनसे हम भी क्या आज़ादी से हम अपनी पक्ष रख सकेंगे, हम अपना सुचारू रूप से अपना कार्यभार संभाल सकेंगे। तो ये दोस्तों जो था, ये भारतीयों ने समय समय पर भारत के संविधान सभा या भारत का संविधान जो बनाने की मांग थी उसको उठाना शुरू कर दिया था। तो सवाल आता है, सबसे पहले मांग किसने की कि भारत का भी क्या होगा, संविधान होगा और उसका निर्माण कौन करेगा, भारत की जनता करेगी। ये सबसे पहले मांग कौन करता है दोस्तों, सन 1895, सन 1895 में सबसे पहले मांग करता है स्वराज्य बिल या स्वराज्य विधेयक के माध्यम से। कौन करता है, तिलक करता है। कौन करता है, तिलक करता है। तो दोस्तों स्वराज्य विधेयक के माध्यम से तिलक करता है मांग
स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सबसे पहले कि भारत का भी एक क्या होगा, संविधान होगा और भारत की जनता है वो भी अपना पक्ष रख सकेगी, उसे भी अधिकार मिलेंगे और उस संविधान का निर्माण कौन करेगा, भारत की जनता करेगी। उसके बाद में मांग कौन करता है, सन 1922 में गांधी जी, सन 1922 में गांधी जी मांग करते हैं कि भारत का संविधान का निर्माण भारत की जनता स्वयं करेगी और जो उसमें कोई भी अंग्रेज है वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो जैसा भारतीय चाहेंगे वैसा उनको क्या मिलना चाहिए, संविधान तैयार होना चाहिए और वैसे ही उनको क्या मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार समय समय पे मांगे होती रही और अंग्रेज उनको इनकार करते रहे। लेकिन सवाल आता है औपचारिक रूप से मांग किसने की, संविधान सभा या संविधान की औपचारिक रूप से मांग किसने की। तो दोस्तों सन 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान बनाने की औपचारिक रूप से मांग की। तो याद रखना सबसे पहले मांग 1895 में तिलक ने की स्वराज्य विधेयक के माध्यम से और 1922 में गांधी जी ने की और औपचारिक रूप से मांग कौन करता है, सन 1934 में एम.एन. रॉय। लेकिन अंग्रेजों ने इन बात को कहीं भी ऐसा सीरियस नहीं लिया कि भारत को संविधान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इनको इग्नोर करते रहे। फिर दोस्तों होता क्या है इसी बीच दौरान और सन 1939 से 45 तक, सन 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है। सन 1939 से 45 तक क्या होता है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी, जबकि जापान जो था वो शक्तिशाली बनता जा रहा था। और इसी को देखते हुए भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए अंग्रेजों ने लालच दिया और वो लालच क्या था कि हम आपका संविधान बना देंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा हम संविधान बना के आपको देंगे, लेकिन आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दो, साथ दो। लेकिन भारतीयों ने वो इनकार करते रहे भारतीय कि कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध में शामिल होने के बाद भी आप हमें संविधान बना के ना दो या हमें संविधान बनाने की अनुमति प्रदान ना करो। तो भारतीयों ने यहाँ इनकार करते रहे। लेकिन अंग्रेजों ने सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा और बोला कि आप जैसा चाहोगे वैसा संविधान बनाएंगे, लेकिन भारतीयों ने इस बात पे विश्वास नहीं किया और भारतीयों ने इसको क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसी दौरान कंटिन्यू में अंग्रेजों ने सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा और जब क्रिप्स मिशन भारत भेजा तो सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है, तो उस समय अंग्रेज या इंग्लैंड का जो पीएम था वो कौन था। तो सन 1942 में इंग्लैंड का पीएम कौन था दोस्तों, वो था चर्चिल वहाँ का क्या था, गॉडविल चर्चिल क्या था, वहाँ का पीएम था ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। तो उन्होंने सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा कि हम आपका संविधान बना के देंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा आपका संविधान बनेगा, आप हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दे दो, साथ दे दो। तो भारतीयों ने कुछ टाइम के लिए ऐसे सोच भी लिया कि हाँ दे दें, लेकिन उसमें एक नाम आया था डोमिनियन स्टेट, उसमें एक नाम आया था कि संविधान आप बना के दे रहे हो ठीक है, ये बात सब सही है, लेकिन जो डोमिनियन स्टेट नाम आया है दोस्तों, इस डोमिनियन स्टेट का नाम मतलब क्या है, ये ध्यान से सुनना। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि संविधान आप बनाओगे, अधिकार आपको जो चाहिए वो मिलेंगे, लेकिन आपका जो मुखिया होगा, आपका जो शासक होगा वो कौन होगा, अंग्रेज होगा। कौन होगा, एक अंग्रेज होगा। संविधान आप बनाओगे, तैयार आप करोगे, आपको जो अधिकार दिए जाएंगे वो सब आप लोगे, वो देंगे, लेकिन जो आपका मुखिया होगा वो कौन होगा, अंग्रेज होगा। कौन होगा दोस्तों, अंग्रेज होगा। इसका मतलब अंग्रेज मुखिया होगा। तो भारतीयों ने इस बात को सुनते ही इसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्रिप्स मिशन 1942 को, इसको भी पसंद नहीं किया। और गांधी जी ने इसी के बारे में क्या बोला था दोस्तों कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही खत्म हो चुका है। क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में बोलते हैं कि ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये है, बहुत सारी एग्जामों में ये बात पूछी जा चुकी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहना। तो पीएम चर्चिल था, ये भी इंपॉर्टेंट है, डोमिनियन स्टेट, अंग्रेज शासक होगा, और भारतीयों ने इसको इनकार कर दिया। और गांधी जी ने क्या बोला था, ये तो एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही खत्म हो चुका है।
अब दोस्तों अंग्रेजों को ऐसे लगने लग गया था कि अब बहुत हो चुका है, अब तो भारतीयों का संविधान बनाना ही पड़ेगा। भारतीय बार बार इसकी मांग कर रहे हैं, जो अंग्रेज अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं, कोई मिशन भेज रहे हैं, उसको भारतीय इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे जब सन 1939 से 45 तक युद्ध चल रहा था और जब युद्ध खत्म हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो सन 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। सन 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और संसदीय जब चुनाव हुए तब एक पार्टी की सरकार बनी थी। उस पार्टी का नाम था, ये बार बार पूछा जाता है, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी, ये सवाल बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, ध्यान देना इस बात पे कि जब 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनी तो उस पार्टी का क्या नाम था, लेबर पार्टी। और उस समय जो पीएम बने वो पीएम कौन थे, एटनी पीएम थे। कौन थे, एटनी। एंटनी उस समय पीएम बने और लेबर पार्टी की क्या बनी थी दोस्तों, सरकार बनी थी। और इस एंटनी ने क्या सोचा था, इसने यही बोला, क्लाइमेट एटली नाम इसका पूरा है, क्लाइमेट एटली नाम इसका पूरा है। और इसने क्या सोचा कि भारतीय जो मांग कर रहे हैं वो स्वाभाविक मांग कर रहे हैं, उनको अब उनके अधिकार मिलने चाहिए, अब जो संविधान की मांग कर रहे हैं वो उनका संविधान बनना चाहिए। तो उसने सन 1946 में, क्लाइमेट एटली ने सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा। सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा और उस कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। और कहां पे, दिल्ली में। ये सवाल भी पूछा गया है, पीछे एग्जाम में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 को, और कहां आया, दिल्ली में आया। तो दोस्तों ये चीज भी याद रखना। अब दोस्तों दिल्ली में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को पहुंच चुका है। उसमें कितने सदस्य आए थे, तो दोस्तों उसमें कितने सदस्य आए थे, सदस्य उसमें 3 थे, लेकिन अपन के याद रखेंगे एकलो। सदस्य 3 थे लेकिन अपनी ट्रिक क्या है, एकलो। एकलो में कौन कौन से, देखना, अलेक्जेंडर, कैसे क्रिप्स और लॉरेंस। ध्यान से सुनना, कैबिनेट मिशन 1946 जब भारत आया तो उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, क्लाइमेट एटली। कौन थे, क्लाइमेट एटली। और उस समय जो ब्रिटेन में सरकार थी वो किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। और जब कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया, कब आया, 24 मार्च 1946 को आया। कहाँ आया, दिल्ली में आया। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, लॉरेंस। ये एवी अलेक्जेंडर है और ये स्टेपफोर्ड क्रिप्स है और ये कौन है, लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस। तो ये इनके पूरे नाम है। तो ये याद रखना आप, एक नाम क्या, एकलो, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और लॉरेंस, आराम से याद रख सकते हो आप। अब दोस्तों ये आ चुके हैं, सवाल आता है कि ये 3 सदस्य आए या कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसमें जो अध्यक्ष था, उनका जो मुखिया था वो कौन था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अध्यक्ष था वो कौन था दोस्तों, लॉरेंस इसका क्या था, अध्यक्ष था। क्या था, कौन था, लॉरेंस इसका क्या था, अध्यक्ष था। लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस क्या था, जो कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया था उसका क्या था, अध्यक्ष था। तो ठीक है दोस्तों, ये भारत आ चुके हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन 1946 का, इसका मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का क्या करना, निर्माण करना। और ये संविधान सभा ही आगे चल के क्या बनाएगी, भारत का संविधान बनाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की मैं बात करता हूं तो जो कैबिनेट मिशन बोलता था कि भारत में एक संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा ही अपना क्या बनाएगी, संविधान बनाएगी, या संविधान सभा के सदस्य ही मिलकर क्या बनाएंगे, भारत का संविधान बनाएंगे। तो संविधान सभा में सदस्य कैसे आएंगे, संविधान सभा में सदस्य कैसे आएंगे, संविधान सभा में प्रति 10 लाख पर, ध्यान से सुनना, इसमें संविधान सभा में प्रति 10 लाख पे एक सदस्य आएगा। और जो सदस्य आएंगे उनका चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। कैसे होगा दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा उनका।
ध्यान से सुनना, विधानसभा में जो सदस्य आएंगे वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य आएगा और उनका जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। तो इसी प्रकार भारत की जनसंख्या को देखते हुए, उस विधानसभा में कितने सदस्य निश्चित किए गए, 389 सदस्य निश्चित किए गए। किस विधानसभा में कितने कैंडिडेट बैठेंगे, 389 कैंडिडेट बैठेंगे। अब 389 में कौन कहां से होंगे वो देखना। 389 में से 292 सदस्य होंगे दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों के, मतलब जहां पे अंग्रेजों का सीधा अधिकार था, वहां से कितने सदस्य आएंगे, 292 सदस्य आएंगे। और जहां पे देशी रियासतों का अधिकार था वहां से कितने सदस्य आएंगे, 93 सदस्य कहां से आएंगे, देशी रियासतों से कितने सदस्य आएंगे, 93। और 4 सदस्य कहां से आएंगे दोस्तों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। 4 सदस्य कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। इसका मतलब 389 सदस्यों को डिवाइड करता है, 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देशी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आएंगे। अब दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उसमें कौन कौन से थे, जो अभी वर्तमान में अपन जिनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते थे, उस समय केंद्र शासित प्रदेशों को क्या बोलते थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलते थे। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उसमें कौन कौन से थे वो देखना आप, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और एक था बलूचिस्तान। तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ और बलूचिस्तान। ये क्या थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चारों से एक एक कैंडिडेट कहाँ आएगा, संविधान सभा में आएगा। तो दोस्तों अब संविधान सभा के जो कैंडिडेट हैं वो डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन अब इनका क्या होगा, चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव होगा। तो चुनाव किनका होता है, चुनाव होता है यहाँ पे देखना, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। मैंने पहले बता दिया, ये कैबिनेट मिशन 1946 के मुख्य बिंदु थे कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य, और उनका जो चुनाव होगा सदस्यों का वो कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। तो चुनाव होगा वो 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के, टोटल मिला के 296 सदस्यों का भी क्या हुआ, चुनाव हुआ। 93 सदस्य जो देशी रियासतों के सदस्य उनका चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, देशी रियासतों के जो राजा थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारे कैंडिडेट जो हम चुन के जिनको हम बोलेंगे वो डायरेक्ट जाके कहाँ बैठेगा, संविधान सभा में बैठेगा। ध्यान से सुनना, जिन राजाओं ने जिनको सीधा मतलब डायरेक्ट राजा ने चुन लिया वही सीधा आके कहाँ बैठेगा, संविधान सभा में बैठेगा, उसका कोई भी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए चुनाव किनका होता है, 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, टोटल मिला के 296 सदस्यों का क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। अब चुनाव 296 का होता है, लेकिन इसमें भी कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो जीतने वाले सदस्य 208 सीटें किसको मिलती है, 208 सीटें दोस्तों मिलती है यहाँ पे कांग्रेस को। 208 सीटें किसको मिलती है, कांग्रेस को। और 73 सीट एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसको मिलती है। और 15 सीटें मिलती है दोस्तों अन्य सदस्यों को। अन्य कुछ छोटी पार्टियां थी और इन 15 में से ही 8 सीटें किसकी थी, निर्दलीय की थी। 8 सीटें किसकी थी, निर्दलीय की थी और 7 सीटें कुछ छोटी पार्टियों की थी। ध्यान से सुन लेना दोस्तों कि 208 कांग्रेस को मिली, 296 पे चुनाव हुई, 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य छोटी पार्टियां जिनमें से 8 निर्दलीय थे और 7 अन्य को मिली थी। तो दोस्तों ये चुनाव हो चुका था। अब आपको पता है जिसका बहुमत होता है सरकार में उसी की मतलब बात रखी जाती है, उसी की बात को सुना जाता है। तो यहाँ पे बहुमत किसका था, कांग्रेस का था। 208 सीटें मिली थी तो कांग्रेस का बहुमत था और 73 मुस्लिम लीग की थी। तो मुस्लिम लीग यहाँ पे एक कमजोर पार्टी दिखाई दे रही थी, तो मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया, विरोध स्टार्ट कर दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही थी, लेकिन इससे कोई अब फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन मुस्लिम लीग ने विरोध तो किया, वो बैठकों में भाग भी नहीं ले रही थी जो आगे बैठक होंगी, लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करते हुए जो कांग्रेस थी वो अपना पक्ष बरोबर रख रही थी और उस बात को सुना भी जा रहा था क्योंकि उनकी सरकार थी
और उसी क्रम में आगे अपन देखें तो किस पार्टी के या जो चुनाव हो चुके हैं उनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि महिला सदस्यों की संख्या उसमें कितनी थी, जो संविधान सभा बन के तैयार हुई थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, उसकी अगर अपन बात करते हैं तो उस समय जो संविधान सभा बन के तैयार हुई उसमें महिला सदस्यों की संख्या थी दोस्तों कितनी, 15। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 महिला थी। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं बार बार एग्जामों में कि भीमराव अंबेडकर, BR जो अंबेडकर है वो कहां से चुनाव जीत के संविधान सभा में शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, भीमराव अंबेडकर कहां से चुनाव जीत के संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो पहले दोस्तों वो कहां से जीते थे, पूर्वी बंगाल। कहां से जीते थे, पूर्वी बंगाल से चुनाव जीता था उन्होंने और संविधान सभा में शामिल हुए। लेकिन सन 1947 के बाद में, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनना, सन 1947 के बाद में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, तो जो पूर्वी बंगाल था जो वर्तमान में क्या है बांग्लादेश है, वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान के पास चला गया था। अब वो पाकिस्तान के पास जब चला गया था तो संविधान सभा से कौन बाहर हो गए थे, भीमराव अंबेडकर बाहर हो गए थे। अब उनको वापस संविधान सभा में लाने के लिए क्या करना होगा कि उनको चुनाव जीतना होगा, किसी भी एक जो हिस्सा भारत में है उस हिस्से से चुनाव जीतना होगा। तो क्या किया गया कि एक सदस्य था MR जयकर नाम का एक कैंडिडेट था, वो चुनाव जीता हुआ था कहां से, पूना से। ध्यान से सुनना इस बात को, भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से जीते हुए थे, लेकिन सन 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया। इसका मतलब संविधान सभा से वो क्या हो गया, भीमराव अंबेडकर बाहर हो गए थे। अब उसको अंदर वापस लाने के लिए क्या किया गया कि एक कैंडिडेट था MR जयकर, वो पूना से जीते हुए थे, उनको क्या बोला गया कि आप क्या दे दो, त्यागपत्र दे दो। आप क्या दे दो, त्यागपत्र दे दो। कहाँ से, पूना से, आपने जहाँ जीता हुआ वहाँ से। तो इन्होंने अपना क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और ये जब त्यागपत्र दिए तो वहाँ से चुनाव कौन जीतता है फिर, BR अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर पूना से चुनाव जीत के और फिर कहाँ आए, वापस संविधान सभा में आए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से, या पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका था, तो वापस भीमराव अंबेडकर ने कहाँ से चुनाव जीत के और संविधान सभा में शामिल हुए थे। तो दोस्तों कहाँ से जीत के हुए थे, पूना से। और पूना में उस समय कौन बैठा था सीट पे, या किसने त्यागपत्र दिया था, तो MR जयकर। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। MR जयकर उस समय पूना पे सीट पे था, लेकिन उसने त्यागपत्र देके किसके लिए सीट खाली की थी, अपनी भीमराव अंबेडकर के लिए अपनी सीट क्या कर दी थी, खाली कर दी थी। अब दोस्तों चुनाव हो चुका है, कैंडिडेट आ चुके हैं संविधान सभा में। तो अब संविधान सभा की क्या होगी दोस्तों, बैठक होगी। अब क्या होगी, बैठक होगी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और होती कहाँ पे है, दिल्ली में। एक जगह का नाम है काउंसिल चेंबर पुस्तकालय। एक काउंसिल चेंबर नाम का पुस्तकालय है, जो अभी वर्तमान में वहाँ पे क्या है, संसद भवन है, उसी में एक जगह है काउंसिल चेंबर पुस्तकालय। वहाँ पे संविधान सभा की कौन सी बैठक होती है, प्रथम बैठक होती है। और दोस्तों इसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, इसमें 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, लेकिन कमजोर दल होने के कारण उसको कोई मतलब निकलने वाला था नहीं, तो वहाँ पे वो कमजोर थी, पार्टी कमजोर थी। यहाँ कांग्रेस मजबूती से अपनी यहाँ पक्ष लेके खड़ा था, अपनी पार्टी या बहुमत लेके खड़ा था। तो कांग्रेस यहाँ अपने जो विचार रख रहे थे वो कांग्रेसों के विचार आराम से सुने जा रहे थे और उनके पक्ष में निर्णय भी हो रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है जो बैठक हो रही है, बैठक का कोई अध्यक्ष चाहिए संचालन करने के लिए। तो अब यहाँ पे एक अध्यक्ष आपको मिला नहीं, लेकिन एक कैंडिडेट मिला, उसका नाम क्या था, अस्थायी अध्यक्ष था वो, और उसका नाम था दोस्तों सचिनानंद सिन्हा। क्या था, सचिनानंद सिन्हा। यहाँ पे क्या मिला, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था, उसको क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी होता है जिसको समय रहते हुए आगे कभी भी हटाया जा सकता है। अस्थायी अध्यक्ष मिल गया सचिनानंद सिन्हा, और एक उपाध्यक्ष बनाया गया और उसका नाम था HC मुखर्जी। क्या बनाया गया,
H.C. मुखर्जी को क्या बनाया गया, यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों ये विधानसभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में काउंसिल चेंबर पुस्तकालय एक जगह है वहाँ पे हुई। 207 सदस्य उपस्थित हुए और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, सचिदानंद सिन्हा को, और अध्यक्ष किसे बनाया गया, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, H.C. मुखर्जी को। अब दोस्तों संविधान सभा की होती है दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, और वो दूसरी बैठक कब होती है, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर, इसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। जो पहली बैठक है उसके आगे 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इस समय संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष बनाया, किसको, राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया, राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और यहाँ पे उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी चल रहा था। उपाध्यक्ष कौन है, H.C. मुखर्जी। वही जगह दिल्ली के काउंसिल चेंबर पुस्तकालय में, वहीं पे। अब होती है संविधान सभा की तीसरी बैठक, और वो तीसरी बैठक कहाँ होती है दोस्तों, जगह वही, तीसरी बैठक जस्ट इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946, जगह वही दिल्ली, अध्यक्ष वही, उपाध्यक्ष वही। लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, इंपॉर्टेंट चीजें है ये, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में। और वो उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना दोस्तों, अपनी प्रस्तावना बना। जो भी वर्तमान प्रस्तावना है उससे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में यहाँ पेश किया था, संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक में पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, यहाँ पेश किया गया संविधान सभा में, लेकिन ये पारित कब होता है, ये पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने इसे पारित कर लिया गया। और इसमें जो प्रस्तावना में दी गई है, स्वतंत्रता, समानता, गणराज्य की बात की गई है, वो उद्देश्य प्रस्ताव में थी। और ये भारत के लोगों को जो समानता, स्वतंत्रता की बातें जो करता है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने इसको क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया और उसको पारित कर दिया गया। इसी क्रम में दोस्तों बैठकें चलती रही, लेकिन बीच में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। भारत और पाकिस्तान का सन 1947 में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत विभाजन हुआ, यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ तो सीटों की संख्या संविधान सभा में कितनी रह गई थी, या जब पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का उस समय सीटों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों उस समय सीटों की संख्या कितनी रह गई थी, 299 सीटें रह गई थी। पुनर्विभाजन के बाद सीटों की संख्या कितनी रह गई थी, 299। और ये 299 कैसे कैसे रही थी, उसमें 70 सीटें किसकी थी, देसी रियासतों की, देसी रियासतों की 70 सीटें देसी रियासतों की रही थी। और 229 सीटें किसकी रही थी, ब्रिटिश प्रांतों की, ब्रिटिश प्रांतों की। इंपॉर्टेंट चीज, 15 अगस्त 1947 को जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि कुछ हिस्सा ऐसा था भारत का जो पाकिस्तान में चला गया। जैसे मैंने बताया था पूर्वी बंगाल, वहां से जो भीमराव अंबेडकर जीते हुए थे वो हिस्सा भी किसके पास चला गया था, पाकिस्तान के पास। ऐसा कुछ हिस्से पाकिस्तान के पास चला गए, तो वहां से जो सीटें थी वो सीटें क्या हो गई, खत्म हो गई, वो सीटें रद्द कर दी गई। और जो 6 सीटें बची थी वो कितनी बची थी, 299। उनमें से 229 सीटें किसकी बची थी, ब्रिटिश प्रांतों की, और 70 सीटें किसकी बची थी, देसी रियासतों की। तो दोस्तों ऐसे ही अब ये सीटें रही थी, अब ये इतने कैंडिडेट क्या करेंगे, संविधान सभा की बैठक करेंगे। तो बैठक चल रही थी कंटिन्यू। अब जो संविधान सभा ने अपना संविधान बनके तैयार किया था, कुछ संविधान बनाया था, उसी संविधान का संविधान सभा में क्या होगा, वाचन होगा, पाठन होगा, उसकी रीडिंग की जाएगी, उसको पढ़ा जाएगा। कहाँ पे, संविधान सभा में पढ़ा जाएगा उसको। और उससे पढ़ा जाना या पढ़ने को ही क्या बोलते हैं, वाचन बोलते हैं, वाचन बोलते हैं।
तो सवाल आता है भारतीय संविधान के कितने वाचन हुए? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन बोलते हैं दोस्तों, दोबारा सुन लेना, वाचन बोलते हैं संविधान जो संविधान सभा ने बनाया था उस संविधान को संविधान सभा में पढ़ने को ही क्या बोलते हैं? वाचन बोलते हैं। सबको पढ़ के सुनाना उसी को ही क्या बोलते हैं? वाचन बोलते हैं। तो संविधान सभा के भारतीय संविधान के कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। पहला वाचन होता है 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक, मतलब पहला वाचन, पहली बार जो संविधान को पढ़ा गया संविधान सभा में वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक पढ़ा गया। दूसरी बार मतलब दूसरा वाचन जो होता है वो होता है 15 नवंबर 1948 से लेके और 17 अक्टूबर 1948 तक पढ़ा गया। या दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, 17 नवंबर 1949 तक हुआ। और तीसरा वाचन जो होता है वो होता है बाल दिवस के दिन से 14 नवंबर 1949 से लेके और 26 नवंबर 1949 तक। तो ये चीजें दोस्तों ध्यान रखना। ये संविधान सभा के 3 वाचन हुए, मतलब संविधान सभा में संविधान को 3 बार पढ़ा गया और उसमें जो कमियां थी उनको दूर की गई। कुछ उसमें तर्क वितर्क भी हुए, कुछ में संशोधन भी हुआ और कुछ बातें एज इट इज भी रखी गई। तो पहला जो वाचन होता है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेके और 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। तो सवाल आता है सबसे लंबा वाचन कौन सा था? तो सबसे लंबा वाचन कौन सा था? दूसरा, लगभग 11 महीने। आप देख सकते हो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, अगली साल में जा रहा है, तो लगभग 11 महीने का। सबसे बड़ा दूसरा, सबसे छोटा पहला। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक है, तो सबसे छोटा पहला, सबसे बड़ा दूसरा, सबसे बड़ा दूसरा, सबसे छोटा पहला। समझ में आई दोस्तों? ये बीच का है, ये बीच का है। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक की बात करता है। तो सबसे छोटा और बड़ा 2 चीजें जरूर याद रखना। अब दोस्तों यहां तक संविधान पढ़ा जा चुका है 26 नवंबर 1949 तक। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भीमराव अंबेडकर ने, BR अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बनके तैयार हुआ था उसको संविधान सभा के सामने पेश किया। 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान को संविधान सभा के सामने पेश किया। उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये सवाल पूछता है। उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 284 सदस्य उपस्थित थे और उन 284 सदस्यों ने ही उस पे क्या किए? हस्ताक्षर किए, उस पे हस्ताक्षर किए। तो पूछता है जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ तो उस पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 महिला थी उस समय। टोटल संविधान सभा में 15 महिला थी, लेकिन जब संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय जो 284 सदस्यों में से महिला कितनी थी? 8 थी। और राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले पहले सदस्य कौन थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल। संविधान जब बनके तैयार हुआ तो राजस्थान की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले पहले सदस्य, राजस्थान की तरफ से प्रथम कौन थे? बलवंत राय मेहता। दोबारा सुन लेना इस बात को। जब 26 नवंबर 1949 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने भारत का संविधान पेश किया तो उस समय उसमें उपस्थित सदस्य कितने थे? 284। उन्हीं ने उन पे क्या किया? हस्ताक्षर किया। और महिला सदस्यों की संख्या उसमें कितनी थी? 8 थी। और राजस्थान की तरफ से पहला सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति कौन था? बलवंत राय मेहता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो जब भारत का संविधान यहां बनके तैयार हो चुका है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उसको पारित कर दिया, तो यहां बनके तैयार हो चुका है भारत का संविधान। तो जब बनके तैयार होता है भारत का संविधान, इस समय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी? तो जब बनके तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो इस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग
और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुछ आंकड़े बदल गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हो गई, वो बात अलग है। लेकिन जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जब भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित कर लिया गया था, तो उस समय उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब दोस्तों यहाँ पे संविधान बनके तैयार तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। अभी आगे चले इसी क्रम में, तो एक संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो दोस्तों सवाल आता है, संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की कुल कितनी बैठक होती है? 12 बैठक होती है। तो 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। तो ये बात ध्यान रखना कि अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। तो ये चीजें दोस्तों ध्यान रखना, अंतिम बैठक हो चुकी, राष्ट्रपति बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। और पूर्ण रूप से जब संविधान लागू करते हैं तो एक तारीख का इंतजार किया जाता है, और वो तारीख होती है 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना, यहां संविधान तैयार हो रहा है, यहां संविधान तैयार हुआ और यहां संपूर्ण या पूर्ण रूप से क्या हो गया? लागू हो गया। फर्क है दोनों में, यहां तैयार होता है, यहां लागू होता है। जब यहां तैयार हो गया तो यहां तक वेट करने की जरूरत क्या थी? तो दोस्तों एक आपने पढ़ा होगा कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे और भारतीयों ने तिरंगा फहराया था या स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसी को याद रखने के लिए और भारतीयों ने इस तारीख का वेट किया कि अभी आने वाले कुछ 2 महीने बाद में, लगभग 1.5 महीने बाद में 26 जनवरी है, तो उसी दिन भारत का संपूर्ण संविधान क्या करते हैं? लागू करते हैं। लेकिन यहाँ संपूर्ण संविधान लागू तो करते हैं, लेकिन कुछ संविधान यहाँ भी लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन लागू कर दिए गए थे। लगभग 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। तो ये बात ध्यान रखना, बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। क्यों यहां तक क्यों लेके आए? क्योंकि भारतीय जो क्रांतिकारी थे, सेनानी थे, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसी को याद ध्यान में रखते हुए और 26 जनवरी का दिन का वेट किया गया। तो अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि 26 नवंबर या 26 जनवरी किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? ये सवाल एग्जामों में बार बार पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाएंगे या 26 जनवरी को मनाएंगे? तो दोस्तों जिस दिन संविधान बनके तैयार होता है उसी दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 के दिन जब संविधान तैयार हुआ, तो उसी दिन 26 नवंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया कि भारत के संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, भारत का संविधान बनके तैयार कैसे हुआ, संविधान होता क्या है, पूरी प्रोसेस आज आपने पढ़ी है और एक एक स्टेप टू स्टेप अपने पढ़ा है। अब आगे अपन जो पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक आएंगे, एक एक टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। आप वीडियो हर रोज देखना। अगर आपको कोई समस्या आती है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझने में कठिन लगती है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको आप क्लासें मिलेंगी, आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, स्पेशली टीचर द्वारा आपको वो टॉपिक हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर टीचर अपनी क्षमता से अधिक क्षमता देकर आपको और वो सारी चीज़ें प्रदान करेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।